गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। और ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं 68 बीपीएससी या किसी भी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोगों ने पहले भी टॉपर्स के कॉपी को देखते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मेंस में आंसर लिखना कैसे है। तो आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को भी थोड़ा देखेंगे और किस तरह से बीपीएससी में आंसर लिखना है उस पे बात करेंगे। हमें पता है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है। ये 300 मार्क्स के हैं और ये भी 300 मार्क्स के हैं और अब तो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया है। हमें इसमें 8 क्वेश्चंस बनाने हैं और इसमें 8 क्वेश्चंस बनाने हैं। सभी क्वेश्चंस जो होते हैं 38 मार्क्स के होते हैं। सभी क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें अब स्टैटिक्स को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे वो हिस्ट्री हो, वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो और हमें बीपीएससी में मेंस में दिया जाए लिखने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कितने शब्दों में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमें जानना है क्वेश्चन की बात कि क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो 38 मार्क्स के होंगे, ठीक है। दूसरा जानना है कि इसे कितने शब्दों में लिखना है, यानी कितने वर्ड्स में लिखना है। तो 38 मार्क्स के यदि क्वेश्चन है तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम 400 शब्दों में और मैक्सिमम 500 शब्दों में लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉपी में 36 पेजेस दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरा कॉपी नहीं ले सकते हैं। तो मिनिमम 400 और मैक्सिमम 500, जिसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए प्लस क्वांटिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा वो मिनिमम 4 पेज और मैक्सिमम 5 पेज में होना चाहिए। 5 पेज से अगर बढ़ता है तो आपको 36 पेज क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं, शब्द सीमा हम लोग जान गए। हालांकि वहाँ पे बीपीएससी में लिखा नहीं होता है कि कितने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन जो टॉपर्स के कॉपी आरटीआई के द्वारा मंगा के हम लोगों ने देखा है या मैंने भी जब भी बीपीएससी का मेंस दिया है तो उसमें हम लोगों ने इसी रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो होगा हम लोग लिखेंगे कैसे। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और वो प्रश्न होगा गांधी जी से संबंधित, ठीक है। गांधी जी से संबंधित होगा, तो इसे हमें लिखना कैसे है। तो एक चीज जान लें हम लोग कि कोई भी जो आंसर होता है उसे हम लोग 3 पार्ट में बांट लेंगे। मान लिया जाए कि हम लोग 450 शब्दों में एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर 450 शब्द या 4.5 पेजेस में लिख रहे हैं और गांधी जी के संबंध में लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन गांधी जी के बारे में दिया है। तो कोई भी आंसर जो होगा उसका पहला पार्ट होता है प्रस्तावना, जिसे हम लोग परिचय भी बोलते हैं, इंट्रो भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहला किसी भी आंसर का पार्ट होता है। दूसरा जो होता है मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं मेन बॉडी। तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कंक्लूजन।
यानी कि निष्कर्ष। एक एक शब्दों पे ध्यान देना आवश्यक है। आप देखेंगे कि इन्हीं तरीके से टॉपर्स आंसर लिखते हैं और एग्जाम में पास करते हैं। तो अब जो पहला पार्ट है प्रस्तावना, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना जो होगा, जो परिचय होगा, वो किस तरह से हम लोग लिखेंगे। जब भी हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे तो उसमें प्रस्तावना या इंट्रो ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। वो हम लोग अपने ग्रेजुएशन या एमए में लिखा करते थे कि प्रस्तावना लिख दे या इंट्रो लिख के फिर से आंसर लिखना शुरू करते थे, वैसे हमें नहीं करना है। तो मान लीजिए गांधी से संबंधित क्वेश्चन है, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 450 शब्दों में हमें लिखना है, 4.5 पेजेस में इसे खत्म करना है। तो पहला जो हम लोग बात किए हैं इंट्रो का, तो इंट्रो कैसे होना चाहिए, तो इसे हमें समझना है। इंट्रो मैक्सिमम 7 से 8 लाइंस में होने चाहिए। 7 लाइन से कम ना हो और 8 लाइन से ज़्यादा ना हो। ये प्रस्तावना का तरीका है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो 7 से 8 लाइन में हम लोग इंट्रो लिखेंगे। एक रूल हम लोग जान गए। दूसरा कि जो पैराग्राफ होगा वो एक बार में खत्म होना चाहिए। यानी कि ये एक लाइन है तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। ये दूसरा लाइन होगा, ये तीसरा लाइन हम लोग लिखेंगे। ये 4, 5, 6 और 7। आप कोशिश करिएगा कि 7 लाइन से ज़्यादा ना हो और 6 लाइन से कम भी ना हो। यानी कि 7 लाइन मैक्सिमम आप चाहते हैं तो 8 लाइन में प्रस्तावना लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। सबसे डिसेंट 7 लाइन बीपीएससी में माना जाता है। तो ये 7 लाइन हम लोग प्रस्तावना लिखे, यहाँ से हम लोग शुरू किए और यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए। बीच में इसको पॉइंट वाइज नहीं तोड़ना है, यानी कि पॉइंट वाइज नहीं तोड़ना है प्रस्तावना को। एक चीज हम लोग जान गए। फिर हम लोग ये जानेंगे कि अगर इसमें जो की पॉइंट होंगे या कुछ ऐसे शब्दों का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जो अगर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण होगा, जैसे इनका बुक, कोई भी बुक, जैसे सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनका बुक है, उसको हम लोग यदि प्रस्तावना में लिख रहे हैं तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और ये बुक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से ये होगा जो एग्जामिनर है उसे तुरंत पता चलेगा कि इस बुक का नाम इस स्टूडेंट ने लिखा है और वहाँ पे नंबर आपका बढ़ जाएगा। अगर आवश्यकता हुआ उस बुक के बारे में लिखने का तो ये की पॉइंट है महात्मा गांधी का। इस बुक के बारे में हम लोग उन्हें इन्हांस कर रहे हैं कि इस बुक का नाम हम जानते हैं। यानी कि जब भी की पॉइंट लिखेंगे, वो प्रस्तावना हो, मुख्य भाग हो या निष्कर्ष हो, तो हम लोग कोशिश करें कि अंडरलाइन करें। बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, लेकिन अगर 7 लाइन हम लोग लिख रहे हैं तो 3-4 की पॉइंट को हम लोग इस तरह से उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। घेरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यूपीएससी में घेरते हैं लेकिन बीपीएससी में घेरना नहीं है, सिर्फ आपको अंडरलाइन करके छोड़ देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि या तो ब्लैक या फिर ब्लू पेन से ही लिखना है। जो इंक पेन नहीं होगा, बॉल पेन होगा, और एक ही कलर वाले पेन से। अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक से ही लिखेंगे, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही लिखेंगे। अंडरलाइन भी करना है तो एक ही कलर में अंडरलाइन करना है, ठीक है। कलर पेन का नहीं बदलना है एग्जाम में, क्योंकि बदलने का आपके पास समय भी नहीं होगा। आप कॉपी देखिएगा तो इस तरह से कॉपी रहता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और यहाँ से आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो इतने चीज़ों को हम लोग प्रस्तावना में जान गए। यानी कि प्रस्तावना आप कोशिश करिए कि 7 लाइन से ज़्यादा ना हो, 15 से 20% प्रस्तावना हो, उससे ज़्यादा प्रस्तावना नहीं होगा, ठीक है। प्रस्तावना के बाद
प्रस्तावना के बाद हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट में। तो हम लोग देखेंगे, एक मिनट, मुख्य भाग पे यानी कि मेन बॉडी पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। कोशिश करिएगा पेन बॉल पेन ही हो जिसका जो लीड है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। ज़्यादा मोटा होगा तो राइटिंग खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए प्रस्तावना का। अब मेन बॉडी पे यानी मुख्य भाग की बात करेंगे और यही मुख्य भाग आपको नंबर बढ़ा के देगा। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? पहला तो ये जो मुख्य भाग है, आप कोशिश ये करिएगा कि कम से कम 3.5 पेज में इस मुख्य भाग को हम लोग हर हाल में लिख दें। 3.5 पेज, 4 पेज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 3.5 पेजेस में मुख्य भाग को बीपीएससी में लिख देना, क्योंकि बीपीएससी में पेज भरना भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहिए कि बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, कम पेज में लिखे तो नंबर कम हो जाएगा। तो ये मुख्य भाग में जान के हम लोग कम से कम 3.5 पेज आपको लिखना है। दूसरा, कम से कम 350 वर्ड होने चाहिए। कम से कम 350 वर्ड मुख्य भाग का होना चाहिए। अब ऐसा कोई मुख्य भाग लिख के नहीं करेंगे। फिर हम लोग को ये समझना है कि पॉइंट वाइज लिखेंगे। जहां हम लोग बात किए हैं इंट्रो पॉइंट वाइज नहीं होगा, वहीं पे मुख्य भाग जो है मेन पॉइंट, मुख्य आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो पॉइंट वाइज ही होगा। यानी कि हम लोग का आंसर जो होगा वो मैक्सिमम 4 लाइन में जाएगा। 4 लाइन हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग लिखना शुरू किए थे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5वां लाइन होना ही नहीं चाहिए। 4 लाइन में खत्म करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ शुरू करेंगे, फिर पैराग्राफ बदल के यहाँ से फिर हम लोग शुरू करेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 3 लाइन है तो और अच्छा है। तो ये हम लोग समझिए कि मेंस के मुख्य भाग में पॉइंट वाइज हम लोग को चलना है, ताकि जो कॉपी चेकर है उन्हें पढ़ना आसान होगा। कॉपी चेकर को पढ़ना आसान होगा एज कम्पेयर टू कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं पूरा 1 पेज भर दिए, क्योंकि उन लोग के पास उतना ना समय होता है, ना वो लोग थोड़ा 55 प्लस हो जाते हैं, तो उनके पास उतना पेशेंस नहीं है कि आपके आंसर को बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़े। वो प्रस्तावना को देख कर, आपके हैंड राइटिंग को देख के समझ जाते हैं कि नंबर कितना देना है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज होगा, 3 से 4 लाइन में होगा। इसमें फिर ये हमें समझना है कि की पॉइंट या की वर्ड लिखने हैं। जो भी की वर्ड होगा वो इस तरह से अंडरलाइन होगा। अब की वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। तीसरा, हमें समझना है कि जैसे कि हम गांधी जी पे लिख रहे हैं, तो गांधी जी का मान लीजिए लिखना है सामाजिक विचार, तो ऐसे हम लोग लिखे सामाजिक विचार, तो अंडरलाइन कर दिए। और फिर ये इस लाइन में नहीं लिखना है, हम लोग को यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देना है। 2-3 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, फिर बदल दिए, फिर हम लोग लिख देंगे राजनीतिक विचार, ताकि पता चले कि ये सामाजिक विचार है और यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये राजनीतिक विचार है, उसके नीचे लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सामाजिक विचार जो गांधी का है और यहाँ पे सामाजिक विचार लिखे, ऐसे डैश मारे, यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दिए, नंबर कट जाएगा आपको। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे करना क्या है, जिससे कि आंसर आपको अच्छे से अच्छा मिले। हम लोग इस चैनल पे जो डिस्कस किए थे, कॉपी देख के टॉपिक, ये टॉपर्स का कॉपी, उससे ही एनालाइज करके इन सभी चीज़ों को निकाला गया है। अब हमें ये समझना है कि आपको डायग्राम का यूज करना है, मैप का आपको यूज करना है, फ्लो चार्ट का यूज करना है जहां जरूरत है।
मान लिया जाए कि हम लोग गांधी जी के 100वीं अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे 100वीं अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, जहाँ जहाँ जो मुख्य केंद्र था, हम लोग एक भारत का मैप बना देंगे और जहाँ जहाँ जैसे जैसे 100वीं अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है 1 2 3 करके लिख देंगे और उस जगह का नाम दे देंगे, ताकि कॉपी चेकर को पता चले कि जो 100वीं अवज्ञा आंदोलन है कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, किन किन केंद्रों पे गया, ये मैप में ये लड़का बता दिया है। डायग्राम जो हम लोग देंगे, तो मान लीजिए कि गांधी जी के बारे में, एक मिनट, तो मान लीजिए जैसे कि हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो मान लीजिए कि ऐसे लिखे हम लोग गांधी के विचार। तो अब जैसे ऐसे विचार लिख दिए, बीच में हम लोग विचार लिख देंगे, ऐसे आप घेर सकते हैं। जो भी विचार है आप इस तरह करके आप फ्लो चार्ट डायग्राम में आप इस तरह से बता सकते हैं, पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं। तो इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर विचार आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, विचार 1 2 3 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। आप इस तरह से विचार को लिख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें हम लोग को आंसर में अधिक से अधिक नंबर मिले। आप एक स्ट्रेट आंसर लिखिएगा और एक डायग्राम मैप बना के लिखिएगा, बहुत असर पड़ेगा उसका। ठीक है, तो हम लोगों ने पाई चार्ट डायग्राम को देख लिया, फ्लो चार्ट वगैरह को देख लिया। जैसे कि हम लोग अब खासकर ग्रेजुएशन में या एमए में हम लोग लिखते हैं कि विचार लिखें, तो ऐसे 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अब एक ओल्ड तरीका है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, आप यूपीएससी के टॉपर्स का कॉपी देखिएगा तो लोग इस तरह से लिखते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर देते हैं। तो इस तरह से आप करिएगा, जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा मैप जरूर बनाइएगा, एकदम नेसेसरी है बनाना। मान लिया जाए कि कांग्रेस का जहाँ जहाँ बैठक प्रति वर्ष हुआ है 10 जगह के बारे में बताना है, तो आप भारत का नक्शा बता दिए कि पहला जो बैठक हुआ बॉम्बे में हुआ, दूसरा जो बैठक हुआ कलकत्ता में हुआ, तीसरा बैठक इलाहाबाद में हुआ, बिहार में एक बैठक बांकीपुर में हुआ, एक बैठक गया में हुई। तो इस तरह से अगर आप मैप में दिखाते हैं तो आंसर जरूर आपका इन्हांस करेगा। अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो कोई थॉट भी या किसी थिंकर के बारे में भी आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। कीवर्ड में हम लोग बात किए हैं कि नीचे अंडरलाइन करना है, या फिर आप उसको ब्रैकेट से घेर भी सकते हैं, तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी बेहतर माना जाएगा। और ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो ये ध्यान में होना बहुत आवश्यक है कि पैराग्राफ 3 लाइन मैक्सिमम 4 लाइन से ज़्यादा ना हो। पैराग्राफ छोटा छोटा होना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग लिखेंगे धार्मिक विचार, तो यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। हम लोग को धार्मिक विचार के नीचे यहाँ से शुरू करना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, फिर राजनीतिक विचार ऐसे अंडरलाइन किए, फिर यहाँ से शुरू नहीं करना है, यहाँ से करना 1 2 3 4 बस। ठीक है, तो इतने चीज़ों को हम लोगों ने जाना। अब ये ध्यान रखना है, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्क्लूजन का। कॉन्क्लूजन भी 7 लाइन से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 7।
आप ऐसे लिखिएगा निष्कर्ष, यहाँ निष्कर्ष दे दिए। अब निष्कर्ष में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, निष्कर्ष हम लोग लिख दिए। यहाँ से फिर आंसर नहीं लिखना है, आपको यहाँ से आंसर लिखना है। एक लाइन लिखे, 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन में निष्कर्ष लिखे, काम खत्म हो गया। बहुत आपकी इच्छा है तो आप इसे 2 भाग में बांट सकते हैं, 1 2 3, फिर से 1 2 3 4। कोशिश करिए कि ये तरीका अपनाया जाए। जहाँ ज़रूरत हो अंडरलाइन करिए या कॉमा आप दे सकते हैं। निष्कर्ष में ये बहुत ज़रूरी है कि करेंट से उसे जोड़ दीजिए। हिस्ट्री को भी करेंट से जोड़ा जा सकता है। अगर कहीं कुछ उत्खनन हुआ और निकला तो आप यदि करेंट से मौका मिल रहा है तो आप करेंट से उसे जोड़ दीजिए। तो निष्कर्ष में या पूरे आंसर में करेंट से जोड़ते हुए लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एकदम हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आंसर निगेटिव में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट का पार्ट बनना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में हम लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। आवश्यकता हुआ तो थिंकर का जो थॉट है वो भी आप निष्कर्ष में दे सकते हैं, लेकिन 7 लाइन से किसी भी हालत में ज़्यादा न हो। अब कुछ छोटे मोटे और जो मिसलेनियस रह गए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि और क्या होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिखिए या आप हिंदी में लिखिए, जिसमें लिखना है लिखिए। मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप लिख दिए प्रस्तावना, ये गलत हो गया। तो आप इसको इस तरह से नहीं काटिएगा। बहुत लोग आप देखिएगा RTI कॉपी में इस तरह से कटा हुआ, नंबर कम हो जाएगा। अगर आप लिख दिए प्रस्तावना को प्रस्तावना, तो बस साधारण सा ऐसे कट करके आप छोड़ देना है आपको, ना कि आपको इस तरह से या इस तरह से नहीं करना। बस एक लाइन में ऐसे कट करके आपको छोड़ देना है कि समझ में आ जाए कि हाँ कटिंग, बस एक हल्का कटिंग करना है, ना कि इस तरह से आपको नहीं काटना है, बस एक ऐसे करके छोड़ देना है। दूसरा, हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो विश्वास करिए कि 300 में आपको कम से कम केवल और केवल हैंड राइटिंग पे 15 मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे मेरा भी हैंड राइटिंग बहुत बेहतर नहीं है, तो यदि आपको हैंड राइटिंग सुधारनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप किस तरह से हैंड राइटिंग सुधारें। हैंड राइटिंग पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैंड राइटिंग पे वर्क करते हैं और हैंड राइटिंग के मदद से 600 का जो आप मेंस दीजिएगा और इंक्लूडिंग एसए 900 का आप 50 नंबर ज़्यादा लाते हैं केवल हैंड राइटिंग के मदद से, तो ये आपको DSP SDM का पोस्ट दिलवा सकता है। और हैंड राइटिंग अच्छी ना होगी तो हो सकता है कि आप लिख रहे हैं बहुत बेहतर और 50 नंबर कम होगा तो DSP SDM का पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हैंड राइटिंग पे अलग से आधा घंटा मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे का समय होता है और हैंड राइटिंग खराब होने लगती है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग को उपयोग में करना है। आप साधारण घड़ी लेके जा सकते हैं। स्टैटिक्स के एग्जाम में कैलकुलेटर भी यूज़ होता है, कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। 2 पेन से नहीं लिख सकते हैं। आप अगर देवनागरी में लिख रहे हैं तो केवल देवनागरी में ही लिखेंगे, आप रोमन में लिख रहे हैं तो केवल रोमन में ही लिखेंगे। ABCD करके पॉइंट वाइज वहाँ नहीं देना होता है। 1 2 3 4 इस तरह से हमें लिखना है। तो हम लोगों ने ओवरऑल समझ लिया कि किस तरह से आंसर लिखते हैं। तो ये एक वीडियो है आंसर राइटिंग पे। आगे भी कुछ टॉपर्स के कॉपी मिलेंगे तो इसमें अपलोड किया जाएगा और फिर समय समय पे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।